Hello guys, this is Piyush Lakheda. Welcome to our first lecture of replacement series और आज हम बात करने वाले हैं the art of designing your resume और which would be your ATS friendly resume. ठीक है, तो बात आती है कि ATS होता क्या है. So basically ATS is nothing, it's a applicant tracking system जिसके अंदर क्या होता है कि तुम्हारे जो रेज्यूमे होता है उसको एक सॉफ्टवेयर के थ्रू पास किया जाता है जिसके अंदर कुछ सेट क्राइटेरियाज होते हैं. उन क्राइटेरियाज के बेसिस में तुम्हारा सीवी रिजेक्ट या फिर सेलेक्ट होता है. होता क्या है कि जो बिग एमएनसीज होती है या फिर आजकल हर कॉर्पोरेट इस चीज़ को फॉलो कर रहा है कि वो पर्सनली तुम्हारा सीवी नहीं देखने वाला. कोई भी बंदा मैनुअली वहाँ पे एचआर साइड में बैठ के तुम्हारा सीवी नहीं देखने वाला. तुम्हारा सीवी कौन देखेगा? तुम्हारा सीवी एक सॉफ्टवेयर देखेगा जिसको हम एटीएस कहते हैं. और वो एटीएस क्या चेक करेगा कि तुम्हारे सीवी में जो भी जेडी है उस जेडी से अलाइंड स्किल्स हैं कि नहीं है. क्या उस जेडी से अलाइंड तुम्हारा टेक्निकल स्किल्स या टेक्निकल सेक्शन है कि नहीं है. या फिर जो भी तुम्हारी प्रोफाइल है क्या वो जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर रही है कि नहीं कर रही है. ठीक है, ये तो एक चीज़ हो गई. दूसरी चीज़, क्या स्पेलिंग मिस्टेक्स है कि नहीं है, क्या टाइपोज हैं कि नहीं है. ठीक है, जो भी तुम्हारे सेक्शंस है वो एक स्ट्रीमलाइंड है कि नहीं है. तो ये सब चीज़ें क्या है एटीएस फ्रेंडली बनाती है एक सीवी को. अगर सीवी तुम्हारा एटीएस फ्रेंडली नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारा सीवी का एटीएस स्कोर बिलो 40 है, बिलो 60 है फॉर से, तो तुम्हारा चांसेस है कि डायरेक्ट सीवी रिजेक्ट हो जाए, वो तुम्हारे रिक्रूटर तक पहुंचे भी ना. अब अगर तुम्हारा सीवी रिक्रूटर तक नहीं पहुंचा तो क्या फ़ायदा तुमको. अगर तुम कहते हो कि मैं महान हूँ सी प्लस प्लस में, बट क्या फ़ायदा अगर तुम्हारा सीवी ही नहीं पहुंचा रिक्रूटर तक. तो उसको देखने को नहीं मिला कि हाँ ठीक है, एक पर्सन है श्याम नाम का, उसको स्किल, उसकी इतनी अच्छी स्किल्स है बट सीवी पहुंचा ही नहीं ना वहाँ तक. तो कैसे तुम उसको अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हो. सो द फर्स्ट थिंग, एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए क्या होता है, हमें हमारा सीवी अच्छे से डिज़ाइन करना चाहिए. सीवी डिज़ाइन करने में हम क्या करते हैं, हम जो भी हम चीज़ हमको आता है हम वो सब लिख देते हैं उस सीवी के अंदर, चाहे हमारा 2 पेज का बने 3 पेज का बने, और हम कहते हैं कि वाह हमने एक बहुत अच्छा सीवी बना लिया. बट ऐसा नहीं है. सीवी डिज़ाइन करने का मतलब ये नहीं है कि तुम सब कुछ लिख दो. और एक फ्रेशर को तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि तुम मल्टीपल पेजेस का सीवी बनाओ. एक फ्रेशर के लिए जो कि न्यूली ग्रेजुएट है उसके लिए सिंगल पेज का सीवी इज़ मोर देन इनफ. ठीक है, तो सिंगल पेज का सीवी ही बनाना होता है. और सीवी बनाने एक आर्ट है. ठीक है, तो उसको हम अच्छे से टाइम दे के बनाएंगे ताकि हमारा सीवी एक मैंग में सेलेक्ट होने लायक तो हो कम से कम. ठीक है, जो कहते हैं कि मैंग गूगल में हमारा सीवी सेलेक्ट हो रहा है, तो ऐसे ही सेलेक्ट नहीं होता यार, वो एटीएस क्रॉस करके ही सेलेक्ट होता है. ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं कि सीवी बनाते कैसे हैं, कौन कौन से सेक्शंस उसके अंदर इंक्लूड करते हैं, प्रोफाइल बिल्डिंग क्या होती है, और तुम्हारे जो स्किल्स हैं वो कैसे हमको बाइफरगेट करनी चाहिए, प्रोजेक्ट्स कौन कौन से होने चाहिए. ठीक है, तुम्हारा ऑनर्स एंड अचीवमेंट्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सर्टिफिकेशंस हमको इंक्लूड करने हैं कि नहीं करने हैं, एंड मैनी मोर. ठीक है, तो ये कंप्लीट वीडियो तुम्हारे लिए मोर देन इनफ होगी कि तुम एक अपने सीवी को, अपने रेज्यूमे को कैसे 100 आउट ऑफ 100 स्कोर सिक्योर कर सकते हो. ये रेज्यूमे वर्डेड स्कोर तुम जो देख रहे हो, रेज्यूमे वर्डेड एक वेबसाइट है जो कि सीवी को स्कोर करती है. इट्स अ फ्री वेबसाइट, इट्स अ बेसिकली प्रीमियम वर्जन वेबसाइट जिसके अंदर तुमको कुछ ऑप्शंस तो फ्री मिलते हैं, बाकी चीज़ों को तुम परचेज कर सकते हो ऑफ कोर्स अगर तुम चाहो परचेज करना. बट आई वुड नॉट सजेस्ट कि तुम परचेज करो, क्योंकि कोई रिक्वायरमेंट नहीं, हम इंजीनियर्स हैं, हमें ज़रूरत नहीं होती कि हम चीज़ों को पे करके करें. ठीक है, हाँ ठीक है. सो वेलकम टू द जर्नी टू बी मास्टर ऑफ रेज्यूमे. ठीक है, तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स का हम ध्यान रखते हैं कि हमको सीवी बनाते समय क्या ध्यान रखना है. ठीक है, ये मैंने थोड़े से पॉइंट्स लिख दिए हैं, तो इन सीवीज़ को हम सीवी बनाते टाइम हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है. ठीक है, तो ये पॉइंट्स क्या हैं. सबसे पहली चीज़ देखो, सबसे पहले चीज़ है कि सब कुछ नहीं डालना यार हमें. ठीक है, तुम्हारा सीवी तुम्हारे दोस्त से compete करने के लिए नहीं है. compete करने के लिए तुम खुद को शोकेस करोगे वहाँ पे इंटरव्यू में बैठोगे. सीवी इज जस्ट टू शोकेस कि तुम हो क्या. ठीक है, दूसरों से compete नहीं करना है कि उसने 4 स्किल्स डाली तो मैं 10 डालूंगा. नहीं यार, तुम उसने 4 डाली क्योंकि उसको 4 आती है, तुम 10 डाल रहे हो जिसमें से तुम्हें 3 ही आती है, तो कोई सेंस नहीं है 10 स्किल्स डालने का. ठीक है, इंटरव्यूअर वहाँ पे पागल नहीं है, वो पहले ही वन गो में ही पकड़ लेगा कि तुमने, तुम्हारी स्किल्स फेक है. ठीक है, तो सब कुछ इंक्लूड नहीं करना, ओनली इंक्लूड दो स्किल्स विच इज रेलेवेंट टू द जेडी, विच इज रेलेवेंट टू योर प्रोफाइल एंड विच यू रियली नो. ठीक है, डू नॉट फेक योर रेज्यूमे. ठीक है, सेकेंड थिंग इज कवर लेटर. ठीक है, अगर हम एक जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं जो कि ऑफ कैंपस है,
और ऑन कैंपस है। ऑन कैंपस में कवर लेटर का रोल इतना नहीं होता, बट अगर हमारा जो हमारा पर्पज़ है कि हम एक ऑफ कैंपस जॉब को अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे कवर लेटर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। रेज्यूमे क्या है, जैसे मैंने लिख रखा है, रेज्यूमे इज जस्ट अ चेकलिस्ट फॉर द जॉब। अगर एक जॉब की 10 रिक्वायरमेंट्स है, तो सीवी में तुम्हारा सिर्फ ये चेक होता है एटीएस के थ्रू कि अच्छा ठीक है, पॉइंट नंबर 1 चेक, पॉइंट नंबर 2 चेक, ये सारी चीज़ें उसके पास है। बट कवर लेटर क्या शो करता है, कवर लेटर शो करता है कि हाउ यू अलाइन विद द कंपनी। तुम एक नैरेटिव बनाते हो कंपनी को देने के लिए, जिसमें तुम डिस्क्राइब करते हो कि हाउ यू कैन बी द परफेक्ट फिट फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी, जिससे कि कंपनी को पता लगे कि हाँ, रिक्रूटर को पता लगे कि ठीक है, ये ए बंदा है जो कि इस जेडी के लिए परफेक्ट है, ठीक है। तो कवर लेटर इज नॉट मैंडेटरी, बट आई वुड से कवर लेटर शुड बी देयर टू शोकेस योरसेल्फ और टू मेक कंपनी नो दैट हाउ यू आर अलाइनिंग टू द कंपनीज पॉलिसीज और हाउ यू आर द परफेक्ट फिट फॉर द जॉब प्रोफाइल, ठीक है। सो कवर लेटर इज मस्ट, आई वुड से, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज लिंक्डइन, जो है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। मैंने एक क्लास लाइन लिख रखी कि हैविंग अ लिंक्डइन प्रोफाइल इंक्रीजेज द 71% चांसेस ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। तो 71% चांसेस बढ़ जाते हैं कि अगर तुम्हारी लिंक्डइन प्रोफाइल तुम्हारे पास है, एक अच्छी लिंक्डइन प्रोफाइल है और तुमने अपने उसको रेज्यूमे में ऐड भी कर रखी है, तो लिंक्डइन प्रोफाइल पे हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। लेकिन फिर भी जिसकी नहीं है लिंक्डइन प्रोफाइल, मेक श्योर कि तुम्हारी लिंक्डइन प्रोफाइल हो, और वो एक अब्रप्ट या फिर रोबस्ट लिंक्डइन प्रोफाइल ना हो जिसमें कुछ भी नहीं है, विदाउट डीपी, विदाउट योर हेडलाइन एंड ऑल। एक अच्छी सी लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी लिंक्डइन प्रोफाइल की बात। नेक्स्ट थिंग इज अब हमारा ये एक फ्लो चार्ट है जो मैंने एक जर्नी बनाई है तुम्हारे लिए। तुमको एक सीवी या फिर एक रेज्यूमे कैसे बनाना है उसके लिए हमने एक जर्नी बनाई है, तो हम उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है फॉर्मेट, ठीक है। फॉर्मेट कैसा होना चाहिए तुम्हारे सीवी का या फिर तुम्हारे रेज्यूमे का, फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, ये कुछ पॉइंट्स से हमें ध्यान रखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेटर साइज ओरिएंटेशन होनी चाहिए और पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होना चाहिए। जो तुम्हारा पेज है वो एक लेटर साइज की फॉर्मेट का होना चाहिए और पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन रखनी है उसकी, ना कि लैंडस्केप। पहली चीज़ ये। सेकंड थिंग इज जो भी फॉन्ट साइज रखोगे वो 9-10 ऑर्डर या फिर 10-12 ऑर्डर में रखोगे। व्हाट इज 9-10 ऑर्डर, 10-12 ऑर्डर? दैट मीन्स तुम्हारा जो बॉडी का कंटेंट होने वाला है वो 9 फॉन्ट साइज का होने वाला है, और जो तुम्हारा हेडिंग का कंटेंट होने वाला है वो 10 साइज का होने वाला है। फॉर से कि तुम्हारा 9-10 में रेज्यूमे खाली लग रहा है, अब तुम चाहते हो कि एक पेज में रेज्यूमे बनाना है। आई एम अगेन सेइंग रेज्यूमे में सिर्फ मैक्सिमम एक ही पेज होने चाहिए, एक से ज़्यादा पेज नहीं होने चाहिए, ठीक है। अनटिल अनलेस तुम एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल नहीं हो तब तक तुम्हारे सीवी या रेज्यूमे में एक ही पेज होना चाहिए, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज अगर मान लो तुम्हारा नहीं आ पा रहा तो फिर तुम 10-12 रखोगे। 10 वुड बी योर बॉडी एंड 12 वुड बी योर हेडिंग साइज, ठीक है। फॉन्ट्स कौन से यूज़ करने हैं, कोई भी ऐसे हमें रैंडम फैंसी से फॉन्ट्स यूज़ नहीं करने हैं। सीवी के लिए आई वुड से दीज 3 फॉन्ट्स आर गुड इनफ, और आई वुड सजेस्ट पर्सनली टाइम्स न्यू रोमन ही यूज़ करो। टाइम्स न्यू रोमन फॉर्मल लगता है एंड इट क्रिएट्स मोर इम्पैक्ट ओवर योर रेज्यूमे। नेक्स्ट थिंग इज पेजेस कैसा होना चाहिए, सिंगल पेज का होना चाहिए और लीनियर ही होना चाहिए। इसी मार्केट में बहुत टाइप के रेज्यूमे होते हैं, जो 2 कॉलम रेज्यूमे होते हैं, फोटोज़ वाले रेज्यूमे होते हैं, ठीक है। बट वो चीज़ें, वो रेज्यूमे अच्छे नहीं हैं, ठीक है। वो उनसे हमारा एटीएस स्कोर गिरता है। बट हमें एटीएस स्कोर बढ़ाना है तो हमें सिंगल पेज का रेज्यूमे रखना है और लीनियर ऑर्डर में रखना है कि हर सेक्शन लीनियर ऑर्डर में फॉलो हो रहा है, ठीक है। कितने वर्ड्स होने चाहिए पूरे सीवी में? एट मैक्स 650, ठीक है। एट मैक्स कह रहा हूँ मैं, 600 to 650 रेंज के अंदर होने चाहिए, बट नॉट, इट शुड नॉट क्रॉस 650, ठीक है। तो 650 वर्ड्स का हमारा मैक्सिमम रेज्यूमे होना चाहिए। 650 पूरे जो हमारे सीवी है उसके अंदर पूरे टोटल वर्ड काउंट 650 होना चाहिए। मेक श्योर आप उसको चेक करो कि तुम्हारे जो वर्ड्स हैं वो 650 हैं कि नहीं है, ठीक है। लास्ट थिंग इज हमें 1/2 to 1 इंच की मार्जिन रखनी है फ्रॉम ऑल दी 4 साइड्स, ठीक है। ऊपर भी, नीचे भी, लेफ्ट एंड राइट, ऑल 4 साइड्स में हमें 1/2 to 1 इंच की मार्जिन रखी है। डिपेंडिंग अपॉन योर फॉर्मेट, डिपेंडिंग अपॉन योर टेम्पलेट, आप उसको डिसाइड कर सकते हो, बट देयर शुड बी मार्जिन ऑफ 1/2 to 1 इंच। ऐसा नहीं कि पेज के स्टार्टिंग से स्टार्ट हो गया, ठीक है। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिससे तुम्हें ध्यान रखना है। लेटर साइज का होना चाहिए, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, फॉन्ट साइज 9-10 या 10-12 का हो सकता है। फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन रिकमेंडेड है, बाकी तुम चाहो तो इन तीनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। लीनियर फॉर्मेट में होना चाहिए, इट शुड नॉट बी इन 2 कॉलम। 2 कॉलम रेज्यूमे अच्छे नहीं होते, स्कोर गिराते हैं, ठीक है। 650 वर्ड इज मैक्सिमम लिमिट। What is the range? It would be 600 to 650, but 650 is the maximum limit of your words। 1/2 to 1 इंच की तुम्हें मार्जिन देनी है हर साइड से। ये है तुम्हारे फॉर्मेट के लिए जो तुम्हें फॉर्मेट फॉलो करना चाहिए, ठीक है। द नेक्स्ट इज प्लेटफॉर्म, कहाँ पे हम रेज्यूमे बनाएं, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म
तुमने सुना होगा नोवा रेज्यूमे होता है, बहुत सारे एआई रेज्यूमे मेकर्स हैं। आई वुड सजेस्ट डू नॉट गो थ्रू या फिर डू नॉट मेक योर रेज्यूमे ओवर नोवा रेज्यूमे और एआई रेज्यूमे मेकर्स। होता क्या है कि जब हमारा सीवी होता है, जब हम सीवी को अपलोड करते हैं एटीएस में, या रेज्यूमे को जब हम अपलोड करते हैं एटीएस में, तो नोवा रेज्यूमे या एआई रेज्यूमे मेकर क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ देम क्या करते हैं, मैं नहीं कह रहा कि नोवा रेज्यूमे करेगा या फिर सारे ही करते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम क्या करते हैं, हमारे सीवी को कन्वर्ट कर देते हैं इमेज फॉर्मेट में। अब होता क्या है, एटीएस जो है, एटीएस फॉलो करता है कि वो लेटेक्स फॉर्मेट को फॉलो करता है कि कैसे हमारा जो रेज्यूमे है वो रीड हो सके लाइन टू लाइन बाय लाइन। बट अगर हमारा इमेज फॉर्मेट हो दिखता हो डॉक्स में या पीडीएफ में, लेकिन वो जो सीवी हमारा इमेज फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका होता है, तो एटीएस उसको रीड ही नहीं कर पाता। अब अगर वो उसको रीड ही नहीं कर पाएगा तो तुम उसको कैसे एटीएस फ्रेंडली बना सकते हो। इसलिए रेज्यूमे को हमेशा आई वुड से वर्ड और एक ओवरलिफ नाम का प्लेटफॉर्म है उस पर बनाना चाहिए, जिसमें तुम्हारा जो लेटेक्स फ्रेंडली भी होता है और एटीएस कंप्लाइंस भी होता है उसके अंदर, ठीक है। सो अब पहली ये तो हो गई बात कि हमें किस में बनाना चाहिए, वर्ड या फिर ओवरलीफ नाम का एक प्लेटफॉर्म है। तुम अगर सर्च करोगे ओवरलीफ तो तुम्हें दिख जाएगा, ठीक है। ओवरलीफ नाम का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तुम इसको बना सकते हो, ठीक है। ये देखो, ये एक ओवरलिफ नाम का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तुम बना सकते हो। यहाँ पे ऐसा सीवी बनता है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें लेटेक्स में लिखनी होती है अपनी सीवी को, और यहाँ पे तुम्हारा सीवी कंपाइल होता जाता है, ठीक है। तो ये इसके टेम्पलेट अवेलेबल होते हैं। अब देखो, मैंने जब सबसे पहले रेज्यूमे बनाया था वो मेरा 2 कॉलम का था। मुझे लगा था कि यार मेरे पास तो बहुत चीज़ें लिखने के लिए, तो मुझे तो 2 कॉलम बना देना चाहिए, ठीक है। बट 2 कॉलम सीवी का स्कोर बहुत कम होता है। बट हाँ, तुम चाहो तो लेटेक्स में इसको ओवरलीफ में बना सकते हो। ओवरलीफ ये लेटेक्स फॉर्मेट को यूज़ करता है और इससे तुम्हारा सीवी बनता है। बट आई वुड अगेन सजेस्ट, ये मेरा बहुत पुराना सीवी है इसलिए ऐसा है, 2 कॉलम रेज्यूमे नहीं बनाना है, ठीक है। अब आती है कि एटीएस कंप्लायंस होता क्या है और लेटेस्ट फ्रेंडली क्या होता है। देखो क्या होता है, जब तुम किसी कंपनी की साइट में अप्लाई करते हो तो तुम देखते होंगे वहाँ पे आता है कि अप्लाई विथ रेज्यूमे और अप्लाई विथ लिंक्डइन प्रोफाइल। तो जब तुम अप्लाई विथ रेज्यूमे करते हो और अपना रेज्यूमे अपलोड करते हो तो कुछ फील्ड्स अपने आप फिल हो जाती है। तो वो जो कुछ फील्ड्स अपने आप फिल हो रही है ना, उसी को हम कहते हैं लेटेक्स फ्रेंडली। अगर तुम्हारा सीवी लेटेक्स फ्रेंडली है तो तुम्हारी सारी फील्ड अपने आप भर जाएंगी। फॉर एग्जांपल नेम, एड्रेस एंड योर लिंक्डइन प्रोफाइल, योर स्किल सेक्शन, वो अपने आप सीवी से उठा लेगा, ठीक है। बट लेटेक्स फ्रेंडली डजंट मीन कि एटीएस कंप्लायंस है, ठीक है। एटीएस कंप्लायंस का मतलब क्या होता है, एटीएस कंप्लायंस का मतलब होता है कि तुमने टाइपोज तो नहीं है, तुमने की टर्म्स यूज़ करी है कि नहीं करी है, तुमने क्लीशे वर्ड्स तो यूज़ नहीं कर रहे हैं, बज वर्ड्स तो यूज़ नहीं कर रहे हैं। दिस इज एटीएस कंप्लायंस। लेटेस्ट फ्रेंडली और एटीएस कंप्लायंस में डिफरेंस है। लेटेस्ट फ्रेंडली इज वो जो अपने आप हमारा फॉर्म भरता है, ऑटो फिल ऑफ द फॉर्म इज नोन एज लेटेक्स फ्रेंडली। और एटीएस कंप्लायंस हमारा जो फंक्शनैलिटी है सीवी की, या फिर जो भी हमारे कीवर्ड्स हैं, की टर्म्स हैं, बज वर्ड्स तो हमने यूज़ नहीं लिए हैं, ये सब हमको बताता है कि हमारा सीवी एटीएस फ्रेंडली है कि नहीं है, ठीक है। सो मेक श्योर कि तुम कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करो, आइदर ओवरलीफ और वर्ड के भी बहुत सारे टेम्पलेट अवेलेबल है मार्केट में। ओवरलीफ में तुम्हें दिख जाएंगे बहुत से टेम्पलेट अवेलेबल मार्केट में, ठीक है। सो हमें इन 2 ही प्लेटफॉर्म से सीवी बनाना चाहिए। डू नॉट यूज़ मॉडर्न एआई मेकर, एआई रेज्यूमे मेकर और नोवा रेज्यूमे काइंड ऑफ, क्योंकि ये तुम्हारे सीवी को मोस्टली इमेज फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। माइट बी देयर वुड बी सम प्लेटफॉर्म जो नहीं करते हो, बट मेक श्योर कि उससे तुम्हारा सीवी ऑटोफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वो मोस्टली इमेज में कन्वर्ट करते हैं। आगे चलते हैं। कुछ पॉइंट्स जो हमें ध्यान रखने चाहिए वो है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, एज अ फ्रेशर तुम्हें जो हम समरी लिखते हैं ना, हर फ्रेशर की आदत है कि एक समरी लिख देता है वो ऊपर, अपने नाम आएगा, नाम के नीचे समरी लिख देगा। फ्रेशर के लिए समरी ऑप्शनल होती है, और मैं तो कहूँगा कि ऑप्शनल क्या, उसको रखो ही मत। समरीज या ऑब्जेक्टिव से फ्रेशर का सीवी का जो एटीएस स्कोर है वो गिरता है। क्यों गिरता है, इसका एक रीज़न है। क्या होता है कि तुम एक फ्रेशर हो, क्या तुम अपने एक्सपीरियंस को समराइज कर सकते हो कि 4 लाइन में? नहीं ना। एक्सपीरियंस वाले को फिर भी उसको समराइज करना पड़ सकता है कि वो अब और क्या फील्ड चेंज चाह रहा है, करियर चेंज तो नहीं चाह रहा, इसलिए वो अपने समरी लिखता है, ऑब्जेक्टिव लिखता है कि वो अब उसका अगली विल क्या है, ठीक है। बट एज अ फ्रेशर तुम नहीं लिखोगे समरी। एज अ फ्रेशर समरी लिखनी भी नहीं चाहिए। यू कैन नॉट समराइज योर ऑल 4 ईयर्स इन 4 to 5 लाइन्स। इसलिए, और कर भी सकते हो तो नहीं करना चाहिए, अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती समरीज और ऑब्जेक्टिव को लिखना, ठीक है। सो अवॉइड यूजिंग समरीज और ऑब्जेक्टिव इन योर रेज्यूमे। नेक्स्ट थिंग इज, डू नॉट यूज क्लीशे फिलर वर्ड्स।
फिलर वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे कि आई एम अ ग्रेट प्रॉब्लम सॉल्वर, ठीक है, आई एम एक्सीलेंट इन कम्युनिकेशन स्किल्स। जो फिलर वर्ड्स होते हैं इन्हें हम बज़ वर्ड्स भी कहते हैं। बज़ वर्ड्स डायरेक्ट सीवी का स्कोर को गिराते हैं और इससे डायरेक्ट रेज्यूमे रिजेक्ट होते हैं, ठीक है। आजकल जो फिलर वर्ड्स हैं या बज़ वर्ड्स हैं, इनको लिटरली रिक्रूटर्स बहुत सीरियसली ले रहे हैं, क्योंकि ये तुम्हारे रेज्यूमे को सिर्फ कुछ नहीं करते, ऐसा दिखाते हैं कि तुमने कॉपी पेस्ट किया है कहीं ना कहीं से। तो इसलिए कभी भी फिलर वर्ड्स और जो तुम्हारे क्लीशे वर्ड्स होते हैं या फिर बज़ वर्ड्स होते हैं इन्हें यूज़ मत करो, ठीक है। बज़ वर्ड्स होते क्या हैं, फिलर वर्ड्स होते क्या हैं, तुम गूगल कर सकते हो, तुम्हें लिस्ट आ जाएगी इन फिलर वर्ड्स की और बज़ वर्ड्स की। डू नॉट फॉलो दोज वर्ड्स टू राइट ऑन योर सीवी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट थिंग इज, हमारे सीवी में जो हमारे बुलेट हैं वो कितने इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि तुम अपने सीवी के अंदर अपने सीवी को बुलेट्स में लिखो। फॉर एग्जांपल तुम्हें वर्क एक्सपीरियंस दिखाना है तो उसके जो पॉइंट्स हैं उनको बुलेट्स में लिखो। तुम्हें प्रोजेक्ट्स के बारे में एक्सप्लेन करना है, बुलेट, अगेन यूज बुलेट। ऑनर्स एंड अचीवमेंट है, यूज बुलेट। बट हम अगर हर चीज़ में बुलेट यूज़ करेंगे तो हम कितने बुलेट्स यूज़ कर सकते हैं एट मैक्स? सो एट मैक्स तुम्हें 20 बुलेट्स ही यूज़ करने हैं। किस किस सेक्शन के अंदर? प्रोजेक्ट, अचीवमेंट्स और वर्क एक्सपीरियंस। इन तीनों को मिला के तुम्हारे एट मैक्स 20 बुलेट पॉइंट ही होने चाहिए। इट शुड नॉट क्रॉस 20 द लिमिट। 20 इज द लिमिट। बुलेट्स पॉइंट्स जो होने चाहिए तुम्हारे एट मैक्स 20 ही होने चाहिए, ठीक है। और अब ठीक है, मैंने बोल दिया कि 20 होने चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम 4 लाइन का एक बुलेट पॉइंट बना देंगे। हमको तो सब कुछ लिखना है नहीं, एक बुलेट पॉइंट एट मैक्स 1.5 लाइन का होना चाहिए। 1.5 लाइन से ज़्यादा तो एक बुलेट पॉइंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर कोई सेंस नहीं हुआ ना कि तुम अगर 20 बुलेट पॉइंट्स लिख रहे हो, तुम बोल रहे हो कि तुमने 20 बुलेट पॉइंट लिखे लेकिन हर बुलेट पॉइंट 4 लाइन का है, दैट मीन्स 80 लाइन तो तुमने वहीं लिख दी, ठीक है। सो ऐसा नहीं होता, एट मैक्स 1.5 लाइन का ही एक बुलेट पॉइंट होना चाहिए। एंड द लास्ट थिंग इज, नंबर्स यूज करो, क्वांटिफाई करो अपने हर रिजल्ट को, ठीक है। नंबर्स दिखने चाहिए कि इतना परसेंट इंक्रीज, दिस मच नंबर ऑफ पीपल इम्पैक्टेड, इतने जगह हमने डिप्लॉय किया। और हमेशा कुछ भी अगर तुम अपने प्रोजेक्ट्स या फिर वर्क एक्सपीरियंस किसी भी चीज़ को डिफाइन कर रहे हो, स्टार्ट विद एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स क्या हो सकती है? देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ एक चीज़ का। एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट मैंने मान लो एक वेब ऐप बनाया है, तो मैं क्या लिखूंगा कि आई हैड डेवलप्ड दिस वेब ऐप। ये गलत है। अगर मैं इसके जगह इसको ऐसे लिखूंगा ना कि डेवलप्ड अ वेब ऐप, तो हमने स्टार्ट किसे किया? डेवलप्ड से। आई एम डेवलप्ड इज अ एक्शन वर्ब। इससे एटीएस स्कोर तुम्हारा बढ़ता है, ठीक है। तो अगर तुम एटीएस फ्रेंडली तुम बनाना चाह रहे हो अपना रेज्यूमे को, तो हमेशा हर लाइन को एक्शन वर्ब से स्टार्ट करो, उससे तुम्हारा स्कोर बढ़ेगा, ठीक है। अब आती है बारी कि कौन कौन से सेक्शंस होने चाहिए हमारे सीवी के अंदर, ठीक है। तो एज अ फ्रेशर मैंने कुछ सेक्शन डिफाइन कर रहे हैं कि ये सेक्शंस इंक्लूड करना चाहिए। फर्स्ट वन इज पर्सनल इन्फो। पर्सनल इन्फो होनी चाहिए जिसके अंदर तुम्हारा नाम आएगा, ठीक है, तुम्हारा ईमेल एड्रेस आएगा, ठीक है, तुम्हारा फ़ोन नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर आएगा, एंड तुम्हारी लिंक्डइन प्रोफाइल आएगी। और अगर गिटअप प्रोफाइल है तो गिटअप प्रोफाइल भी डालो इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर अ टेक्निकल जॉब, ठीक है। सो ये 4 चीज़ें ही होनी चाहिए, 4 के अलावा 5वीं चीज़ नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा एड्रेस लिख सकते हो, एड्रेस इज ऑप्शनल। और एड्रेस भी ऐसे नहीं कि फॉर एग्जांपल मेरा एड्रेस है कि ABC कॉलोनी रामनगर वगैरह एंड ऑल, बट ऐसा एड्रेस नहीं लिखना। जस्ट जयपुर इंडिया, आई बिलोंग्स टू जयपुर, तो जयपुर इंडिया, दैट्स इट। इससे ज़्यादा एड्रेस नहीं लिखना। एंड एड्रेस इज अगेन ऑप्शनल, ठीक है, इंक्लूड करो तो करो, बाय इट्स योर चॉइस। बट 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्या? पहला तुम्हारा नाम, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट इन्फो एंड योर लिंक्डइन प्रोफाइल, ठीक है। गिटअप इज अगेन ऑप्शनल, ठीक है, बट गिटअप इंक्लूड करना इज गुड प्रैक्टिस इफ यू आर अप्लाइंग फॉर अ टेक्निकल जॉब। तो पर्सनल इन्फो इसके अंदर आएगी। डू नॉट यूज फोटोज। फोटो इंक्लूड नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती फोटोज़ को इंक्लूड करना अपने रेज्यूमे एज अ फ्रेशर, ठीक है। और एज अ फ्रेशर मैं तो कहूँगा रेज्यूमे इंक्लूड करना ही अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती। नेक्स्ट सेक्शन इज योर एजुकेशन। अब एजुकेशन में आती है कि हम कौन कौन से एजुकेशन इंक्लूड करें। ऑफकोर्स 10th 12th एंड योर रिसेंट ग्रेजुएशन, ठीक है। अगर तुमने मास्टर्स कर ली और तब तुम किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो अगेन 10th 12th ग्रेजुएशन एंड योर पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। सो अब इसमें होता है कि यार भैया हम इंक्लूड तो कर देंगे बट हमारा 10th 12th में मार्क्स ही अच्छे नहीं आए या फिर हमारी ग्रेड्स अच्छी नहीं है कॉलेज में, तो हम क्या करें? तो देखो, ग्रेड्स इज ऑप्शनल। तभी ग्रेड्स को इंक्लूड करो जब तुम्हारी ग्रेड्स अच्छी हैं। फॉर से अगर तुम्हारा जीपीए काउंट 10 से होता है, ठीक है, तो अगर तुम्हारी ग्रेड्स 5+ है और मैं तो कहूँगा 6+ है, तभी उसको इंक्लूड करो। अगर तुम्हारी 6 बिलो ग्रेड्स हैं तो डू नॉट इंक्लूड योर ग्रेड्स। अगर तुम्हारी 12th में 50% बनी है तो डू नॉट इंक्लूड 50% इन योर रेज्यूमे, ठीक है। या 10th में तुम्हारी कम ग्रेड आई है तो डू नॉट इंक्लूड दोज। बट अगर अच्छी आई है तो फ्लॉन्ट करो, आराम से फ्लॉन्ट करो, ठीक है। बट अगर नहीं आई है तो डू नॉट फ्लॉन्ट इट
इंक्लूड करने से कुछ नहीं होगा, एक गलत इम्पैक्ट ही पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहला सेक्शन तुम्हारा एजुकेशन ही आएगा आफ्टर योर पर्सनल इन्फो, और एजुकेशन में अगर तुम्हारी ग्रेड्स दिखेगी तो इट माइट क्रिएट नेगेटिव इम्पैक्ट ओवर द रिक्रूटर, ठीक है। सो मेक श्योर अगर ग्रेड्स तभी इंक्लूड करो जब तुम्हारे ग्रेड्स अच्छी हों। नेक्स्ट थिंग इज स्किल्स। अब स्किल्स में क्या करें, ठीक है। सो देखो स्किल्स का ऐसा है कि अगर तुम्हारी स्किल्स ग्रेटर देन 12 है, एक 12 एक स्पेसिफिक नंबर है, अगर तुम्हारी स्किल्स 12 से ज़्यादा हैं तो उसको इंक्लूड करो, ठीक है। कैसे, तो अगर 12 से ज़्यादा हैं तो उनको कैटेगराइज करो, बट अगर 12 से कम है तो उनको एक ही लाइन में तुम इंक्लूड कर सकते हो, बट अगर 12 से ज़्यादा हैं तो देन कैटेगराइज इट। फॉर एग्जांपल अगर मेरी स्किल्स में मेरे को लैंग्वेजेस भी आती हैं, मुझे कुछ फ्रेमवर्क्स भी आते हैं, मुझे डेटाबेस भी आता है, मुझे नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी आते हैं, या फिर सम कंप्यूटर फंडामेंटल्स भी आते हैं, तो मैं कैसे इंक्लूड करूँगा, मैं करूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल लैंग्वेज के अंदर लिखूँगा सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन एंड जो भी मुझे आती हैं। नेक्स्ट वुड बी माई फ्रेमवर्क, मुझे फ्लटर आता है, एंगुलर आता है, रिएक्ट आता है, ठीक है। देन डेटाबेस मोंगो आता है, या फिर एसक्यूएल आता है, माई एसक्यूएल आता है, ये ठीक है। नेक्स्ट इज योर ऑपरेटिंग सिस्टम्स, फॉर एग्जांपल विंडोज आता है, लिनक्स आता है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर कंप्यूटर फंडामेंटल्स। कंप्यूटर फंडामेंटल्स क्या होंगे, जो कोर सब्जेक्ट्स तुमने पढ़े हैं तुम्हारे एकेडमिक्स में, जैसे कि कौन कौन से इंक्लूड करने चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड योर DBMS, योर OSA, सॉरी OSA नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम OS, ठीक है। सो ये सब तुम्हें इंक्लूड करना चाहिए। अब ये तो हो गया तुम्हारे स्किल्स की बात। क्या हमें अगला क्वेश्चन आता है कि वेदर वी शुड इंक्लूड सॉफ्ट स्किल्स और नॉट। सो द थिंग इज यू शुड नॉट इंक्लूड सॉफ्ट स्किल्स। वाई? क्योंकि आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है सॉफ्ट स्किल्स इंक्लूड करना, ठीक है। सो डू नॉट इंक्लूड योर सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स इंक्लूड नहीं करोगे तो भी रिक्रूटर को पता लग जाएगा तुम्हारे वे ऑफ एड्रेसिंग द क्वेश्चंस, वे ऑफ कम्युनिकेटिंग से कि तुम्हारे पास क्या सॉफ्ट स्किल्स है। जस्ट राइटिंग ग्रेट प्रॉब्लम सॉल्वर डजंट सिग्निफाई योर सॉफ्ट स्किल्स। हाँ, तुम अगर सॉफ्ट स्किल्स बताना चाह रहे हो कि सॉफ्ट स्किल्स का कुछ प्रूफ देना चाह रहे हो तो यू कैन से टू रिक्रूटर ओवर द इंटरव्यू कि you have this soft skills like I'm a great communicator, but just do not say that I'm a great communicator. Everyone is a great communicator. Just show that if you are saying you are a great communicator, then also give him a proof ki okay, I'm a great communicator. Why? Because I have done this. Like if I would say that I'm a great public speaker, so I would say that I'm a great public speaker and I have given session over these platform or these communities, ठीक है। तो this gives a proof, this give a proof to a open end कन्वर्जेशन कि हाँ ठीक है ये एक कन्वर्जेशन है, इसके लिए हमने एक ओपन एंड कन्वर्जेशन में हमने एक प्रूफ दे दिया कि ठीक है यार ये चीज़ इसने बोली तो इसका एक प्रूफ भी दिया है। सो अगर तुम बोलते हो कि मुझे जावा आती है तो तुम बोलोगे भी सही कि मैंने जावा में ये प्रोजेक्ट बनाया है या फिर जावा में मैंने ये इतने लीड कोड क्वेश्चन करे हैं, तो ये एक प्रूफ दे रहा है, ठीक है। कभी भी अपने आप को अगर तुम किसी को इंट्रो करते हो तो हमेशा अपने जो भी तुम एक मेंशन कर रहे हो या फिर एक तुम स्टेटमेंट बोल रहे हो उसका प्रूफ तुमको देना चाहिए। दिस वुड क्रिएट मोर ट्रस्ट ओवर द रिक्रूटर कि हाँ ठीक है इसको चीज़ें आती हैं क्योंकि इसने ये चीज़ करी है उसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट चीज इज योर एक्सपीरियंस सेक्शन। अब एक्सपीरियंस सेक्शन क्या होता है, देखो इंटर्नशिप एक्सपीरियंस अगर तुम पे है तो इंक्लूड करो, बिल्कुल करो, बट सारी इंटर्नशिप को इंक्लूड मत करो। फॉर से मैंने अपने टाइम पे एक टेक्निकल रिसर्च इंटर्न की इंटर्नशिप करी थी अपने प्लेसमेंट सेल में, ठीक है। बट क्या मुझे वो इंक्लूड करनी चाहिए? देखो वो मेरे लिए कहाँ पे इम्पैक्टफुल है, जब मैं अप्लाई कर रहा हूँ कोई ऐसी जॉब के लिए जहाँ पे मेरे को लिटरली लग रहा है कि इट वुड बी मोर ऑफ अ रिसर्च काइंड ऑफ, या फिर इट वुड बी मोर ऑफ नॉन टेक्निकल साइड। क्योंकि देखो टेक्निकल अगर तुम एक डेवलपर पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो टेक्निकल रिसर्च इंटर्न की पोजीशन मैटर नहीं करती कि तुम्हारे पे उसका वर्क एक्सपीरियंस है कि नहीं है। हाँ, बट अगर तुम्हारे पास SD इंटर्न का एक्सपीरियंस है या फिर कोई भी इंजीनियरिंग इंटर्न का तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है तो वो इंक्लूड ज़रूर करो। अगेन सी, तुम्हारे पास 10 प्रोजेक्ट है या फिर तुम्हारे पास 3 प्रोजेक्ट और एक इंटर्नशिप है तो ऑफकोर्स 10 प्रोजेक्ट की थोड़ी कम वैल्यू है और एक इंटर्नशिप और एक 3 प्रोजेक्ट की वैल्यू ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि रिक्रूटर को लगेगा कि यार यू नो हाउ इंडस्ट्री वर्क्स, क्योंकि तुम एक इंडस्ट्री में थोड़े टाइम काम करके आ चुके हो। अगर तुम्हें किसी ने इंटर्नशिप ऑफर करी है दैट मीन्स उसने तुमको ट्रस्ट किया है, और अगर उसने तुमको ट्रस्ट किया है तो दैट मीन्स तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ स्किल सेट रही होगी जिस वजह से तुमको एक वो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिली। अब अगर तुम्हें वो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिली है तो रिक्रूटर में सबकॉन्शियस माइंड में एक बिलीफ आता है कि यार इस बंदे को इंटर्नशिप में अगर किसी ने सेलेक्ट किया था दैट मीन्स कि ही और शी माइट बी गुड ओवर दिस पर्टिकुलर टेक स्टैक, ठीक है।
बट वहीं अगर तुम बोलते हो कि यार मैंने 10 प्रोजेक्ट किए हैं बट इंटर्नशिप नहीं करी, देन दिस वुड बी, आई वुड नॉट से कि वो भी सेलेक्ट नहीं होते, होते हैं, सब सेलेक्ट होते हैं, बट द थिंग इज तुमको थोड़ा और प्रूफ करना पड़ेगा कि हाउ यू आर गुड ओवर दिस प्रोजेक्ट। ऑफकोर्स प्रोजेक्ट को तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बट एक अपर हैंड 2 कैंडिडेट हैं, अगर एक कैंडिडेट के पास 5 प्रोजेक्ट है और एक कैंडिडेट के पास 3 प्रोजेक्ट है और एक इंटर्नशिप है, तो हमेशा एडवांटेज एक इंटर्नशिप वाले को होती है। अब बात आती है कि भैया इंटर्नशिप कौन सी वैल्यू करती है। सो यार देखो, कुछ मार्केट में और लिंक्डइन में तुम्हें ऐसे प्लेटफॉर्म दिख जाएंगे जो हमको इंटर्नशिप प्रोवाइड कराते हैं प्रोजेक्ट बेस की, भाई ये तुम इस इंटर्नशिप को ले रहे हो, हम तुम्हें सर्टिफिकेट दे देंगे, प्रोजेक्ट्स दे देंगे, ठीक है। तो वो इंटर्नशिप की वैल्यू है, बट तभी जब तुम्हारे पास कोई और इंटर्नशिप नहीं है। आई वुड से सर्च फॉर अ जेन्यून इंटर्नशिप जो कि जेन्यूनली तुमको एक प्रोफाइल में वैल्यू ऐड कर रही हो, नॉट दैट काइंड ऑफ इंटर्नशिप जो एक तुम्हें सिर्फ सर्टिफिकेट दे रही है कि दिस पर्सन हैड इंटर्न ओवर अस, तो वो इंटर्नशिप अच्छी नहीं होती, ठीक है। वो कोई वैल्यू ऐड भी नहीं कर रही, ना ही तुमको सीखोगे, बस एक मैकेनिक हो गया कि तुमने एक इंटर्न करी है। एंड ऑल द रिक्रूटर्स और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल नो कि वो इंटर्नशिप की वैल्यूज़ क्या है, क्योंकि देखो सब चीज़ देख, सब जने उसको देख भी रहे हैं, ठीक है। लिंक्डइन पे सब जने डालते हैं, सबको पता है कि वो इंटर्नशिप कैसे ग्रैब करता है कोई पर्सन, ठीक है। सो फाइंड अ जेन्युइन इंटर्नशिप। इंटर्नशिप नहीं मिलती तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मेक श्योर कि तुम्हारा स्किल सेट इंप्रूव होता रहे, प्रोजेक्ट्स तुम बनाते रहो, ठीक है, बट ट्राई टू फाइंड अ गुड इंटर्नशिप, ठीक है। अगेन द नेक्स्ट सेक्शन इज प्रोजेक्ट्स। सो प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या होना चाहिए? सो देखो, प्रोजेक्ट शुड बी एटलीस्ट ऑफ 3 डिफरेंट डोमेन। तुम्हारा एक डोमेन अगर अच्छा है, अच्छी बात है, बट आई वुड सजेस्ट 3 डिफरेंट डोमेन के प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, और मैक्सिमम कितने प्रोजेक्ट इंक्लूड करने चाहिए? मैक्सिमम 5, मिनिमम 3, ठीक है। 5 इज एट मैक्स। अगर तुम्हारे पास सही में बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं तो ही 5 इंक्लूड करो, बट 3 तो मिनिमम होने ही चाहिए, ठीक है। 5 मैं नहीं कहूँगा कि 5 इंक्लूड करो, बट अगर तुम्हारे पास सच्ची में बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं कि तुम किसी को नहीं कर पा रहे, कि हटा पा रहे, तो 5 इज़ ठीक है, बट मिनिमम 3 तो होने ही चाहिए, और तीनों अलग अलग डोमेन के होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे सीवी में एक प्रोजेक्ट क्लाउड का है, ठीक है, एक प्रोजेक्ट फ्लटर का है, एक प्रोजेक्ट एंगुलर का है। तो व्हाट दिस शोज कि ठीक है यार, बंदा डाइवर्स नेचर का है, ओपन टू ऑल है, या फिर इसके पास एक्सपोजर है डिफरेंट डिफरेंट टेक स्टैक्स का, ठीक है। और दूसरी चीज़, प्रोजेक्ट जो तुम बना रहे हो, ऐसा नहीं कि सारे प्रोजेक्ट तुम्हारे अकेले के बनाए हो, ठीक है, सोलो तुमने वर्क किया उस प्रोजेक्ट में, नहीं। अगर तुमने सारे प्रोजेक्ट सोलो वर्क वाले किए हैं तो थोड़ा सा एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, बट अपर हैंड कहाँ पे होता है? अपर हैंड कि अगर, क्योंकि नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि यार क्या ये बंदा टीम में काम कर सकता है कि नहीं कर सकता। अगर तुम्हारे पास टीम वर्क का कुछ और प्रूफ है तो अच्छी बात है, सोलो प्रोजेक्ट्स डालो, बट अगर तुम्हारे पास टीम वर्क का कोई और प्रूफ नहीं है तो इंक्लूड प्रोजेक्ट्स विच यू हैव मेड इन ग्रुप्स, ठीक है। तुम अपने माइनर प्रोजेक्ट ग्रुप में बनाते हो, मेजर प्रोजेक्ट ग्रुप में बनाते हो, हैकेथॉन्स में पार्ट लो, हैकेथॉन्स में पार्ट लेके उनको प्रोजेक्ट्स को जो बनाओगे उनको इंक्लूड करो, ठीक है। सो प्रोजेक्ट्स मेड इन ग्रुप क्रिएट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ओवर द रिक्रूटर कि यार इस पर्सन ने टीम में काम किया है, ही और शी नो हाउ टू वर्क विथ अ टीम। देखो क्या होता है, जब तुम एक टीम में प्रोजेक्ट बनाते हो ना, तो तुम बहुत सी चीज़ों से गुजरते हो। फॉर एग्जांपल, अगर तुम एक प्रोजेक्ट बना रहे हो तो तुम्हारे डिफरेंट आइडिएशन स्टेज होगी, आइडियाज़ क्लैश करेंगे, कन्फ्लिक्ट्स होंगे, कन्फ्लिक्ट्स को तुम रिजॉल्व करोगे, फिर वापस ब्रेनस्टॉर्म करोगे, देन अगेन यू विल इम्प्लीमेंट दोज आइडियाज़ ओवर योर प्रोजेक्ट्स। तो ये सब क्या है ना, एक टीम बिल्डिंग स्किल्स के अंदर आ जाता है और टीम बिल्डिंग एक्टिविटी को बताता है, एंड देन दिस शोज कि दिस पर्सन नो हाउ टू वर्क विथ अ टीम। सो इसलिए प्रोजेक्ट्स मेड अप इन ग्रुप्स रियली क्रिएट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, ठीक है। क्वांटिफाई करो प्रोजेक्ट्स को। क्वांटिफाई कैसे करो? क्वांटिफाई करने का एक फॉर्मूला है, देखो ये फॉर्मूला मेरा बनाया हुआ नहीं है, गूगल ने रिकमेंड किया है इस फॉर्मूले को, और लिटरली तुम जाके चेक कर सकते हो, गूगल के कहीं ना कहीं तुम्हें दिख जाएगा, अगर तुम्हारा कोई आर्टिकल है गूगल का तो वहाँ पे ये फॉर्मूला गूगल ने रिकमेंड किया है। व्हाट इज इट? गूगल कहता है कि हाउ यू शुड शो योर प्रोजेक्ट्स। सो देखो ऐसे शो करना चाहिए, मान लो मैंने एक वेब ऐप बनाया, तो मैं क्या बोलूँगा, इम्प्लीमेंटेड एक्स, एक्स वुड बी व्हाट यू हैव मेड, लाइक वेब ऐप, in this case web app. So implemented x using y. What is y? Y would be your tech stack, जो जो tech stack तुमने यूज करे हैं, ठीक है। जो जो tech stack तुमने अपने प्रोजेक्ट में यूज करे हैं वो बताओगे कि I have implemented this x thing using y kind of tech stacks and which had impact of z. And what is z? Z would be your that quantified value. For example, मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, implemented a web app using HTML CSS JavaScript which had increased the production value by 30%, या फिर which had impact of the 30% over the industry, या फिर हमारी जिसने जो भी करंट रन रेट थी उसको इंक्रीज किया है।
सो व्हाट दिस वुड create, this would create a story of your project that ठीक है, person had developed x thing using y tech stack and इसका z इम्पैक्ट है. सो इससे तुम्हारी जो प्रोजेक्ट है वो अपने आप क्वांटिफाई हो जाएंगे. ठीक है. अब ये फॉर्मूला सिर्फ प्रोजेक्ट्स में इंक्लूड नहीं करना चाहिए. आई वुड से इस फॉर्मूले को तुम अपने वर्क एक्सपीरियंस में भी इंक्लूड कर सकते हो. द सेक्शन वेयर यू आर मेंशनिंग अबाउट योर इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, वहाँ पे भी तुम इसको इंक्लूड कर सकते हो. ठीक है. अब वहाँ पे इंक्लूड करने के बाद तुम वहाँ पे भी ऐसे लिखोगे कि आई वर्कड विद दिस यूजिंग दिस एंड जिसका इम्पैक्ट इतना हुआ हमारे करंट प्रोजेक्ट के ऊपर. सो यूज XYZ फॉर्मूला फॉर डिस्क्राइबिंग योर प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप एक्सपीरियंस. ठीक है. सो इट्स ऑलवेज गुड प्रैक्टिस टू यूज XYZ फॉर्मूला. अब आगे चलते हैं. जिसको किसी को अगर कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो चैट सेक्शन में इंक्लूड कर देना अपने सारे डाउट. मैं और ऑल्सो अगर तुम्हें चीज़ें समझ में आई हो तो प्लीज़ राइट इन नॉट चैट सेक्शन, इट्स कमेंट सेक्शन. मेरे को सेशन लेने की आदत है तो चैट सेक्शन बोल रहा हूँ. इट्स माय फर्स्ट टाइम मैं यूट्यूब वीडियो शूट कर रहा हूँ. ऑल्सो देयर इज अ थिंग, मैं फर्स्ट 20 कमेंट्स के CVs को रिव्यू करूंगा पर्सनली इन माय नेक्स्ट वीडियो विच वुड बी अ Q&A वीडियो, जिसमें हम सारे डाउट्स लेने वाले हैं इस वीडियो के. एंड हम लाइव जाएंगे तो किसी को लाइव रिलेटेड टू करियर गाइडेंस, रिलेटेड टू योर पर्सनल प्लेसमेंट सीरीज या फिर रिलेटेड टू प्लेसमेंट, किसी को कुछ भी डाउट हो या फिर कोई फर्स्ट ईयर में है उसको भी कुछ नए डाउट्स आ रहे हैं तो हम उस सारे एड्रेस करने वाले हैं नेक्स्ट Q&A सेक्शन में. तुम आ सकते हो वहाँ पे, हम सारे डाउट्स एड्रेस करेंगे. और वहीं पे मैं फर्स्ट 20 CVs का भी रिव्यू करने वाला हूँ, या फिर अगर मैं वहाँ नहीं कर पाया तो मैं पर्सनली उनको रिव्यू दूंगा फर्स्ट 20 CV को. वो अपनी मेल्स में उससे शेयर कर सकते हैं. ठीक है. सो मेक श्योर कि यू हैड कमेंटेड ओवर दिस वीडियो, एंड जो भी फर्स्ट 20 कमेंट्स होंगे विद दी CV लिंक मैं उनको रिव्यू करूँगा कन्फर्म. ठीक है. ऑल्सो डाउट्स हो तो डाउट्स को भी इंक्लूड कर सकते हो. सो ये सारी हमारे जो भी था हमने सब इंक्लूड कर दिया है इसके अंदर. अब हम बात करते हैं कि हमने सीख लिया कि हमें क्या क्या यूज़ लेना चाहिए. सो हमने सीख लिया कि हमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए. हमने सारी चीज़ों की बात करी. हमने बात करी कि फॉर्मेट क्या होना चाहिए, हमारे प्लेटफॉर्म कौन कौन से यूज़ करने चाहिए. हमने बात करी कि कौन सी चीज़ें हमको रिमेंबर रखनी है, लाइक क्लीशे वर्ड यूज़ नहीं करना, हमें समरीज को इंक्लूड नहीं करना. हमने बात करी कि बुलेट्स पॉइंट कितने होने चाहिए. ठीक है. हमने बात करी कि सेक्शन कौन कौन से होंगे, सेक्शन होंगे तो उनके अंदर क्या क्या पॉइंट्स हमको दिमाग में रखने हैं. ठीक है. हमने एक चीज़ मिस कर दी, हमने बात नहीं करी ऑनर्स एंड अचीवमेंट्स की. ठीक है. सो व्हाट इज़ ऑनर्स एंड अचीवमेंट? सो बेसिकली तुमने जो भी तुम्हारे को लगता है कि तुम्हारा एक अचीवमेंट है, ठीक है, वो अचीवमेंट तुम इंक्लूड कर सकते हो अपने ऑनर्स एंड अचीवमेंट सेक्शन में. ठीक है. वेदर इट कुड बी सम सर्टिफिकेशन, जो एक अच्छा सर्टिफिकेशन है. अच्छा, एक बात और आती है कि सर्टिफिकेशन इंक्लूड करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए. सो द थिंग इज only include those certificate which had some value, which have some value. ठीक है. do not include every certificate, like तुमने कोई सेशन अटेंड किया उसका सर्टिफिकेट ऐड किया, नहीं. सर्टिफिकेट्स वही इंक्लूड करो जिसकी कुछ वैल्यू है. ठीक है. अब बात आती है वो भी उसी केस में जब तुम्हारे CV में तुम्हारे पास लिखने के लिए चीज़ें कम है. अदरवाइज इट्स नॉट रिकमेंडेड कि यू इंक्लूड सर्टिफिकेट सेक्शन. मैंने बिल्कुल इंक्लूड नहीं किया, ना ही मैंने किसी को रिकमेंड किया सर्टिफिकेट सेक्शन इंक्लूड करने के लिए. बट अगर तुम्हारे पास लिखने के लिए नहीं है तो सर्टिफिकेट सेक्शन इंक्लूड करो. ठीक है. सो ये हो गई बात सर्टिफिकेट सेक्शन की. ऑनर्स एंड अचीवमेंट्स में क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए जो भी तुमने अचीवमेंट्स हुए हैं. इट कैन बी ऑफ योर स्कूल्स ऑल्सो, कि स्कूल में हमने कुछ अचीव किया था उसको भी तुम लिख सकते हो. लाइक JEE में किसी की कुछ रैंक आई है या फिर किसी ने कोई अच्छा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कुछ स्कोर किया था. ठीक है. सो वो सब तुम इंक्लूड कर सकते हो इसके अंदर भी. बट और तुमने इस कॉलेज में जो भी किया है वो सब अचीव कर सकते हो. कोई हैकेथॉन जीती है, कोई कहीं पे तुमने सेशन लिया है. ठीक है. तो वो सब तुम इंक्लूड कर सकते हो इसके अंदर. सर्टिफिकेट्स के लिए मैंने तुम्हें बता दिया कि क्या इंक्लूड करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. सो दिस इज योर रेज्यूमे वर्डेड, जहाँ पे तुम सीधा टाइप करोगे रेज्यूमे वर्डेड. तुम यहाँ पे अपनी इसको साइन अप करके यहाँ पे बना सकते हो. ठीक है. अब तुम यहाँ पे चेक कर सकते हो. देखो मेरा स्कोर कितना है, 91. ठीक है. पहले मेरा स्कोर कितना था मैं तुम्हें वो भी दिखा देता हूँ. पहले मेरा स्कोर था 45. ठीक है. कब? जून 21, 2022 में. इसके बाद मैंने मतलब CV में इतना ध्यान नहीं दिया था, बट 2023 में मैंने ध्यान दिया था. सो 23 में मेरा स्कोर आ गया था 73 पे. ठीक है. अब मैंने इतने नंबर ऑफ आइट्रेशन किए, इतने आइट्रेशन के बाद देखो एक जगह 29 भी हो गया था बीच में स्कोर, क्योंकि दिस इज ओनली हिट एंड ट्रायल. जो भी तुमने सीखा अब उसको तुम हिट एंड ट्रायल करोगे. तुम चेंजेस कर करके देखोगे कि डेवलप्ड वर्ड से आ रही है अच्छी या फिर इंप्लीमेंटेड वर्ड से अच्छा ATS स्कोर आ रहा है. ठीक है. तुम्हारा फॉन्ट साइज कौन सा करने से तुम्हारा स्कोर अच्छा आ रहा है.
मैंने जो बताए हैं वही आइडियल प्रैक्टिस है, बट उसके अंदर भी जैसे 9-10 बताया तो 9-10 करूँ कि 10-12 करूँ, ठीक है, किस में अच्छा आ रहा है, ठीक है, टाइम्स न्यू रोमन में अच्छा मेरा एटी स्कोर आ रहा है या फिर एरियल में अच्छा एटी स्कोर आ रहा है, ठीक है, बुलेट पॉइंट किस में ज़्यादा करने से अच्छा एटी स्कोर आ रहा है, किस में कम करने से आ रहा है। और अच्छा एक चीज़ और, मेक श्योर जब तुम अपना सीवी डिज़ाइन कर लो उसके बाद पूरे सीवी को स्पेलिंग चेकर्स होते हैं या फिर ऑनलाइन स्पेल चेकर या वर्ड का स्पेल चेकर है उससे गो थ्रू जरूर करा देना, ताकि उसमें स्पेलिंग मिस्टेक तो ना हो, पता चले तुमने स्पेलिंग ही मिस्टेक्स कर रखी है, ठीक है। उसके बाद हाँ, अब नंबर ऑफ आइट्रेशन लगेंगे, ठीक है, तो देखो कितने नंबर ऑफ आइट्रेशन मैंने लगाए हैं तब जाके मेरा स्कोर, मैक्सिमम स्कोर मेरा 93 आया है, ठीक है। अब ये मैक्सिमम स्कोर में 93 क्यों है, इसका रीज़न ये है कि देखो कुछ चीज़ें प्रीमियम, इसका जो प्रीमियम है अपग्रेड टू प्रो जो दिखा रहा है उसके अंदर ही इंक्लूडेड है, तो हम उसको चेक नहीं कर सकते कि प्रीमियम के अंदर हमारा कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमारे रेज्यूमे में इंक्लूडेड नहीं है। बट 93 इज़ रियली अ ग्रेट स्कोर, लोगों का 70-60 स्कोर भी नहीं होता, हमारा 93 है, इट्स वेरी गुड। बट अगर तुम चाहते हो, तुम 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना चाहते हो, सो यू कैन टेक प्रो वर्जन ऑफ दिस एंड तुम्हें वो जो चीज़ें थोड़ी सी रह रही हैं वो भी पता लग जाएंगी, ठीक है। सो और अगर तुम्हें अपना सीवी, जैसे मैं तुम्हें दिखाऊं, मैंने तुमको एक सीवी दिखाऊं 23rd वाला, 22 वाला मतलब, तो ये सीवी का स्कोर मेरा देखते हैं कितना था, कि मैंने लॉगिन नहीं कर रखा। सो ये मेरा करंट सीवी है जिसका ओवरऑल स्कोर आ रहा है 91, ठीक है, कितना टॉप रेज्यूमेज में मेरा रेज्यूमे आ रहा है, ठीक है। सो ये सीवी भी अब तुम्हें दिख नहीं रहा होगा ये सीवी, क्यों, क्योंकि मैंने इसको ब्लर कर दिया ऑफ कोर्स। बट अगर किसी को मेरा पर्सनल सीवी चाहिए तो अगेन व्हाट आई एम सेइंग, फर्स्ट 20 लोगों को मैं पर्सनल अपना सीवी भी शेयर करूंगा, ठीक है, दे कैन टेक यूज ऑफ दैट टेम्पलेट एंड दे कैन मेक योर देयर ओन रेज्यूमे। बट वही लोगों को मैं शेयर करूंगा जो फर्स्ट 20 कमेंट करेंगे विद देयर सीवी इन द ड्राइव लिंक, ताकि मैं उनको रिव्यू कर सकूं इन आर नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। ये था आज के वीडियो में, सिर्फ हम इतना ही कवर करेंगे। अब किसी को अगर कोई भी डाउट हो तुम्हारे सीवी मेकिंग से तो तुम कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, और हम एक नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे नेक्स्ट टाइम, हम लाइव जाएंगे जिसमें हम लाइव डाउट्स लेने वाले हैं, जो हमारे कमेंट सेक्शन में डाउट आएंगे हम उसको इंक्लूड करने वाले हैं, और तुम लाइव भी डाउट पूछ सकते हो ऑफ कोर्स, ठीक है, और हम रिव्यू भी करने वाले हैं हमारे फर्स्ट 20, अगर हम फर्स्ट 20 नहीं तो एटलीस्ट हम 5 तो रिव्यू करेंगे, और बाकी फर्स्ट 20 को मैं पर्सनल रिव्यूज़ दे दूंगा उनके सीवीज़ के, ठीक है। मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, और मेक श्योर कि तुम सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम इस प्लेसमेंट सीरीज़ को फॉलो कर पाओ, एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस रेज्यूमे मेकिंग और आर्ट ऑफ डिज़ाइनिंग योर रेज्यूमे विथ योर फ्रेंड्स, ताकि उन लोगों की भी हेल्प कर हो सके। एंड एक चीज़ और मैंने देखा है कि हम एज अ फ्रेशर, एज अ स्टूडेंट, हमारे दिमाग में रहता है कि हम कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, हम हमारे साथ वाले को चीज़ें शेयर नहीं करते कि यार वो मेरे से आगे निकल जाएगा। सी, ये बहुत गलत थिंकिंग है। मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, हमने जब हमारी प्लेसमेंट की तैयारी करी थी तो हमने कोलैबोरेटिव लर्निंग करी थी, कम्युनिटी लर्निंग करी थी, हम 7-8-9-10 जने एक साथ पढ़ते थे, हम जो भी पढ़ते थे हम शेयर करते थे, हम क्वेश्चन कर रहे हैं यार ये क्वेश्चन कैसे होगा भाई, ये क्वेश्चन बताना, या फिर यार ये मेरे रेज्यूमे में दिक्कत आ रही है बताना कैसे होगा। तो ये जो रेज्यूमे बता रहा हूँ मैंने खुद ने रेज्यूमे अपने एक दोस्त के साथ बैठ के 6 दिन में बनाया है, ठीक है, 6 दिन आइट्रेशन किए हैं, नंबर ऑफ आइट्रेशन किए तब जाके रेज्यूमे बनाया है, ठीक है। और एक चीज़ और कि तुम जिस भी प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हो उस प्रोफाइल के लिए तुमको अपना सीवी डिज़ाइन करना पड़ेगा, एक जनरल रेज्यूमे का टेम्पलेट रखो, और जब भी किसी जेडी के लिए तुम अप्लाई करना चाह रहे हो तो उस जेडी के अकॉर्डिंग अपना सीवी को अलाइन करो और फिर उसके लिए अप्लाई करो, ठीक है। अगर मैं तुम्हें अपना सीवी दिखाता हूँ, सीवी का फोल्डर दिखाता हूँ, ठीक है, सो लेट मी शो यू माई सीवी फोल्डर, देख लो इतने सीवी के फोल्डर्स हैं मेरे, ठीक है, ये हर वो कंपनी के सीवीज हैं इसके अंदर जो जो मैंने अप्लाई किया है, ठीक है। सो इट्स नॉट बैड कि तुम अगर सीवी, नंबर ऑफ सीवी होते हैं हमारे पास, इट्स गुड कि तुम्हारे पास हर एक प्रोफाइल के लिए एक अलग सीवी है, ठीक है। सो मेक श्योर यू हैव मल्टीपल सीवीज, और मेक श्योर कि तुम्हें आइट्रेशन से आइट्रेट करो अपने सीवी को बार बार रेज्यूमे वर्ड डेट से, ताकि तुम्हारा स्कोर चेक हो सके, ठीक है। और अगर तुम्हारी एक लिमिट आ जाती है, जैसे कि उसमें एक लिमिट है कि पर डे या फिर पर वीक तुम 15 या 20 रेज्यूमे स्कोर ही चेक कर सकते हो। सो देयर इज़ नो वरी, तुम एक नया अकाउंट बनाओ, नए अकाउंट से सेम सीवी को चेक कर लो, ठीक है। सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड, अगर किसी को कोई डाउट हो तो अपने कमेंट सेक्शन में डाल सकता है, एंड लेट्स सी कितनों लोगों को डाउट आते हैं, कितने लोग अपना सीवी कमेंट सेक्शन में डालते हैं। एंड ओके गाइज, सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड, सी यू ऑन दी नेक्स्ट वीडियो, ओके, बाय।